सभी राज्यों की खबर खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। 2030 का भारत। 2030 के भारत में हम अक्सर वो चेहरे सामने लेके आते हैं जिनसे हम बात करते हैं हम तीन मुद्दों पर: गरीबी, भुखमरी और शिक्षा पर। लगातार हमने बात की है कुछ लोगों से, और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं सैयद रुहुल अमीन जी, जो कि कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं वो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के, साथ ही साथ वो प्रिंसिपल हैं जामिया मदरसा मुस्तफा मदीना कंचनपुर से। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका 2030 के भारत में। धन्यवाद जी, शुक्रिया जी। सईद रुहुल अमीन जी, जैसा कि 2030 के भारत की हम बात कर रहे हैं, और 2030 के भारत में हमारी बात हो रही है सिर्फ तीन मुद्दों पर: गरीबी, भुखमरी और अच्छी शिक्षा को लेकर। 2030 तक भारत देश की स्थिति अच्छी हो जानी चाहिए, गरीबी शून्य हो जानी चाहिए और भुखमरी भी खत्म हो जानी चाहिए। आपको क्या लगता है 2030 तक भारत देश की क्या स्थिति होगी? 2030 तक कहाँ पहुंच पाएगा भारत, और क्या गरीबी का जो लक्ष्य है, शून्य गरीबी का, क्या वो हासिल हो पाएगा भारत से? जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने मौका दिया इस बारे में चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन जो जी। बात यह है कि हमें पहले प्रॉब्लम समझना है। अगर हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो फिर सॉल्यूशन के बारे में हमें समझ में, मेरे लिए, हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल इंडिया में जो पॉवर्टी है या भुखमरी है, ये इसके हालात क्या है, इसको जानना जरूरी है। इंडिया में कई आंकड़े हैं हमारे पास, जैसे हम लोग जो नेशनल और इंटरनेशनली अगर हमको इसको देखा जाए तो हम उस पर देख रहे हैं कि इंडिया के अगर 145 मिलियन पॉपुलेशन अगर हो, तो उस पॉपुलेशन के अंदर लगभग 11% लोग फिलहाल भुखमरी में हैं। आप समझ लें कि हमारे गवर्नमेंट की आंकड़ा है, नीति आयोग से 2022-23 का नीति आयोग से ये रिपोर्ट मिला। लेकिन अगर हम और थोड़े यानी लिबरल या न्यूट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन के अगर इसको देखा जाए तो फिर वहां पे और भी हालत खराब है। यहाँ तक कि 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज नाउ बिलो पॉवर्टी में भी बिलोंग्स है। और ये परसेंटेज को अगर ये आंकड़े में बदल दिया जाए कितने लोगों में, तो हमें समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। जैसे कि और एक आंकड़ा अगर देखा जाए कि हमारे भारत में आज के दिन तक 60% लोग, कुल जनसंख्या के कुल लोगों के 60% लोग आज के दिन में लगभग $3 और समथिंग मोर और लेस, यानी $3, जो कि ₹250 के करीब या कुछ ज्यादा हो, इस पैसे में आज के दिन में 60% लोग हर दिन गुजारा करते हैं। तो ये सारे जो एक कॉमन और सबको ये सारे में जानकारी है। तो इस जगह पे खड़े होकर हम 2030 यानी 6 साल के अंदर क्या हकीकत में, क्या ओरिजिनली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ये एक मुद्दा है। और इसको अगर सॉल्व करना है तो सिर्फ एक कोई एनजीओ या एक कोई गवर्नमेंट के ये जिम्मेदारी नहीं है, ऑल ओवर इंडियन लोगों का इसमें जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों वे में इसमें काम करने से शायद कुछ सुधार आ जाए। लेकिन जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने जितना ग्राउंड में हम लोग काम करते हैं, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। रुहुल अमीन जी, आपने एक चीज बताई, एक आपने आंकड़े का जिक्र किया कि करीब 60% लोग इंडिया में ऐसे जो 250 से 300 रुपए के बीच में खर्च कर रहे हैं। वही अगर हम नीति आयोग की एक रिपोर्ट देखें तो देखिए, सबसे मेन चीज तो हमें ये यहाँ देखना होगा कि आखिर देश में गरीबी को किस तरह से मेजर किया जा रहा है, यानी किस तरह से गरीबी को नापा जा रहा है। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये चीजें कही गई है कि अगर कोई भारतीय देश में 47 रुपए से कम खर्च कर रहा है तो वो गरीब है। अगर वो 47 से ज्यादा खर्च कर रहा है एक शहर में, तो वो गरीब नहीं है। अगर हम आम इंसान को देखें तो अमूमन 60% ऐसे लोग हैं जो 250 से 300 रुपए लगभग रोज खर्च कर रहे हैं। तो मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो देश में गरीबी नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने आंकड़ा आपको इसलिए दिया क्योंकि जो नीति आयोग का आंकड़ा है वो भी मैंने बताया, इसलिए बताया क्योंकि मैं न्यूट्रल व्यू में ओपिनियन दे रहा हूँ। और ये जो 47 रुपीज में अगर एक आदमी का एक दिन गुजारा हो जाता है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, किसी भी शहर में आप मुझे बुला लें और हम
उस शहर में 10 दिन हम लोग 47 रुपीज में सरवाइव करने के लिए तैयार हैं। क्या 47 रुपीज में आप कंटिन्यूअसली सरवाइव कर पाएंगे? ये सवाल है। ये आंकड़ा तो एक अलग बात है, आंकड़ा है, अब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए मैंने पहले नीति आयोग, क्योंकि सरकार के पास जो आंकड़ा है वो आज के दिन सवाल पैदा करते हैं काफी। सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, हत्या कि जुडिशियल सिस्टम तक भी आज जो है वो सवाल में खड़ा हो गया है। तो हमने ऐसा नहीं है कि चलो है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वरना हमारे दिन पास तो अच्छे दिन आ ही गए हैं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन बात तो ये नहीं है ना, हमने यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व, या आपको क्या हालत है, ऐसे एनजीओ हम काम करते हैं, ऐसे ऐसे वेस्ट बंगाल में ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ऐसे गांव है जहां पे आज भी लोगों के पास 2 वक्त के रोटी नहीं, यानी चावल, यहाँ के लोग चावल लेते हैं, 2 वक्त के चावल अवेलेबल नहीं है आज के दिन में। हालांकि सरकार चावल, हर लोगों को चावल तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो चावल बेच देते हैं। देखिए उनके दूसरे जरूरत जो है उसको लेने के लिए, वो सर्वाइव करने के लिए चावल बेचकर उनके दवाइयाँ और उनके दूसरी जो जरूरत है, तो ये है। अब अगर आप उसको कहें कि बिल्कुल सब ठीक है तो ठीक है। बिल्कुल सही ध्रुव जी। यहाँ पर मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया पश्चिम बंगाल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी या चावल जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है, और वास्तविक स्थिति आपने बिल्कुल बताई है, ग्राउंड लेवल की स्थिति बताई है, सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं पूरे भारत ओडिशा देश भी में। है, अगर ओडिशा भी, आप हमारे एनजीओ ओडिशा में काम करते हैं, झारखंड में हम काम करते हैं, तो हर स्टेट में ये रहेगा। मैं फिलहाल वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा हूँ, तो मैंने वेस्ट बंगाल का बिल्कुल, हाँ, तो हर हम स्टेट की बात करें तो हर स्टेट की यही हालात बने हुए हैं। अब गरीबी से लड़ने के लिए आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, कई सालों से भारत देश प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक गरीबी, और कहा जा रहा है ना, गरीबी और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। बहुत से आपने सुना होगा ऐसा। तो मैंने सुना मोदी जी भी बताए हैं कि इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है। मैंने ये भी सुना कि मोदी जी बताए हम लोगों को, तो आपको क्या दिक्कत है, बड़े आदमी क्यों बड़े नहीं है ना हो। तो अगर ये सवाल कर दिया जाए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल देशद्रोही बन जाऊंगा, पाकिस्तानी बन जाऊंगा। हाँ, तो वही बात है कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल अमीर अमीर हो लेकिन गरीब गरीब ना हो, ये मुद्दा है हमारा। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि आखिर ये गरीबी जो है उससे कैसे निकल पाएगा भारत, जब 2 वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास खाने के लिए, और बड़ी बड़ी टेक्निकली इंडिया इतना आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों के पास बेसिक नीड नहीं है। रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है कि 3 बेसिक नीड होती है, वो भी नहीं है, तो फिर कैसे गरीबी निकाली जा सकती है? नहीं, देखिए, पहले ये मैंने आपको पहले ही बताया कि शुरू में कि अगर हमें प्रॉब्लम अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो सॉल्व करना नामुमकिन है। और ये सॉल्व इसलिए नामुमकिन है क्योंकि अगर अमीर अमीर होता जा रहा है तो ये नेचुरली गरीब गरीब होगा। ये एक ऑपोजिट रिएक्शन आप समझ ले, क्योंकि जो वेल्थ है हमारे, उसको अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि बड़े लोग और भी बड़े हों और गरीब लोग और भी बड़े हों। सारे मुद्दा एक साथ नहीं होगा। हाँ, बड़े लोग एक लेवल में परसेंटेज अमीर हो सकते हैं, लेकिन उनके जो अमीर होने का जो ग्राफ है वो आप अगर देखते हैं वो इतने हाई है, वो गरीब जब तक ना गरीब बने तो तब बड़े लोग इतने हाई बड़े अमीर आदमी नहीं बन सकते। तो ये इस जगह में कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस पे अगर हम चाहते हैं ओरिजिनली कि हमारे देश गरीब और थोड़े अच्छे जगह पे आ जाए, ये तो बड़े लोग अमीर लोग होना इन लोगों के लिए फिलहाल तो मुमकिन नहीं है, 50 सालों में अगर नहीं होना पाना मुश्किल है। लेकिन जो है कि इस पे हमें सरकार को इसमें उतर के आना है, कोई एनजीओ या कोई सोसाइटी का पूरा इसमें काम नहीं है। सरकार अगर चाहता है कि हाँ कुछ लोग अमीर बन जाए या कुछ लोग एक इज्जत की जिंदगी अगर कुछ लोगों को मिल जाता है तो फिर वो, देखिए, प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है कई सालों से। प्रयास नहीं हो रहा है, यही हकीकत है। सरकार तो दावे कर रही है ना, यही तो बात है सर, यही तो इसलिए तो मैंने बता ही दिया ना, अच्छे दिन तो आ गए हैं, हम तो इसको बिलीव कर चुके हैं, अच्छे दिन है तो है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छे दिन के पीछे क्या है, अच्छे दिन के अंदर सही में अच्छे दिन कैसे हैं, अगर वो सवाल को हम शुरू करें, डिस्कस करना शुरू करें, तो फिर हमें पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा जी। सैयद रूल जी, जिस तरह से आपने कहा, आपने एक चीज 2 से 3 बार इस चीज का जिक्र किया है कि पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा, अगर हम प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो फिर उस प्रॉब्लम का हल भी निकल जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह है कि जो गरीबी का आंकड़ा है, खैर डॉक्यूमेंट्स में कुछ और ही दर्शाया जाता है, लेकिन अगर हम जमीनी स्थिति देखें तो वो आंकड़े हमें कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और इसका हल क्या हो सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
देखिए, ये अगर मुझे कोई एक गांव के मॉडल दिया जाए तो फिर उस मॉडल पे हम बात कर सकते हैं। मैं तो ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात नहीं कर सकता, ना तो मेरे उतने काबिलियत है। लेकिन ऐसे हमारे जो एनजीओ हैं, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, हम इस पे इस वेस्ट बंगाल में कई जिले में कई गाँव को मैंने मॉडल बनाने का प्रयास किया, और ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, और थोड़े कम उसमें रिस्पॉन्स आ रहे हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे तरफ से कुछ काम किया जा रहा है, और लोग वहां पे फीडबैक भी दे रहे हैं, उनकी तरफ से भी कुछ जगह है। पहली बात यह है कि अगर पूरे देश के मसले में, अगर पूरे देश के एक गांव की मिसाल पे ले लिया जाए, तो इस गांव को हम 2-3 चीज हमें इसको निकालना है। नंबर 1 कि यहाँ पे कितने लोग मिनिमम उन लोगों की जो जरूरत है फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसका एक आंकड़ा निकालना है। और इस आंकड़े को लेकर सरकार को उनके जरूरत को कितने, क्योंकि सरकार हर जगह सब्सिडी दे रही है ना, लेकिन वो सब्सिडी प्रॉपर वे में लोग तक पहुंच नहीं रहे। और ये जगह में मुश्किल है कि मैंने पॉलिटिशियन, एक नॉन पॉलिटिकल व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स है। पॉलिटिकली अगर आप इसको सरकार है या ऑपोजिशन है, इन लोगों को एंगेज नहीं करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो करना है, हमारे मान लें कि हमारे जो एनजीओ है, हमारे एनजीओ जो काम कर रहा है, एक मॉडल गाँव में हम लोगों के पास जितने एकदम गरीब लोग, एक गांव में 10 से 12 लोग रहते हैं, जहां पे 300 से 350 या 400 लोगों का एक रहाइश है, जो गांव एक मोहल्ला पे, उस मोहल्ला से 10 या 12 लोग ऐसे हैं, औरत जो विधवा है, विडो है, या ऐसे बुजुर्ग है जो दवाई खरीद नहीं पाते, और इनकी दवाई मंथली, वो सरकारी जो दवाई मिलता है, जो सब्सिडी दवाई मिलता है, ज्यादा से ज्यादा ये दवाई 500 रुपया में आ जाता है, जो क्रॉनिक डिजीज कंटिन्यूअस इनको चलता है। तो 5,000 रुपया में एक गांव पे हम हर लोगों को दवाई पहुंचा सकते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो गरीब लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि सरकारी जगह से जाके हेल्थ सेंटर से दवाई लेना है, और लोग जो है वहां पे वो लोग बता नहीं रहे हैं। तो अगर कुछ एनजीओ को सरकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि आप एक गाँव मॉडल बना दे, तो वहां पे इस तरीके से फूड यार्ड बनाया जाए, जहां पे सरकार चावल मुफ्त में दे रही है, अनाज रेशन दे रही है। तो ये अगर सरकार इसी में और 2 या 3% इनके बजट में अगर बढ़ा दिया जाए, और वहां पे पहले से गांव में कर लिया जाए कि कितने यतीम लड़के हैं, कितने ऑर्फन लड़के हैं, कितना गरीब ऐसे विधवा औरत हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। इन लोगों को अगर इन लोगों का रहाइश का जगह बना दिया जाए, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि भूखमंगी अभी हमारे पास उतना ज्यादा नहीं है, हमारा सिर्फ आंकड़ों में ही रह जाए। बिल्कुल सर, आपकी बात से अवेयरनेस की जरूरत तो खैर बहुत है। सरकार की बात भी आपने की। देखिए, एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि सरकारें तो लगातार आती है जाती है, 75 साल हो गए, सरकार लगातार अपने प्रयास कर रही है, कई सारी योजनाएं भी चला रही है, सब्सिडीज भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद जो आंकड़े हैं वो अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो कम होते नजर नहीं आ रहे। तो क्या सिर्फ अवेयरनेस फैलाने से ही ये आंकड़े कम हो जाएंगे? क्या सिर्फ अवेयरनेस फैलाने से, लोगों को जागरूक करने से, लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताने से देश से गरीबी? मैं समझ रहा हूँ, ये पॉलिटिकल फिर बात आ जाएगा इसमें। मुझे पता नहीं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन किस व्यू से काम कर रहा है, क्योंकि जो बात कर सकते हैं हम लोग वो पॉलिटिकल चीज को भी नॉन पॉलिटिकल वे से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये पॉलिटिक्स और नॉन पॉलिटिकल दोनों का एक मिलन है। तो यहाँ पे विदाउट पॉलिटिक्स को हम ये डिस्कस नहीं कर सकते। और जो रहा, जो आज जो पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए, सरकार का प्रयास जो है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। चाइना हमसे, हमारे करीब चाइना की पॉपुलेशन है, और आप बताइए कि चाइना इतना फास्ट हो गया, और वहीं पे हमारे लोग आज भी पटरी में जाके दिन के सुबह के अपने जरूरत को पूरा करते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार के प्रयास है, सरकार, हमारे मोदी जी के शौचालय में उनके फोटो लग रहा है कि मोदी जी के शौचालय है, लेकिन क्या हकीकत में यह है? क्या लोगों तक शौचालय जाने के जो सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के प्रयास कहीं ना कहीं सही दिशा में नहीं है, इसीलिए आंकड़ों में कमी नजर नहीं आ रही। इसलिए सरकार की बात हम यहाँ नहीं करना चाह रहे। मैं आपसे ये चीज जानना चाहती हूँ कि इन मुद्दों में, गरीबी को मिटाने में, भुखमरी को कम करने में एक आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? आपकी, हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हम किस तरह से 2030 के भारत में कॉन्ट्रीब्यूट करें? सोच बदलना है, और सोच तभी बदलेगा जब तक मेरे खाने का मैं सर्वाइव करता रहूंगा जीने के लिए, तो फिर रिलैक्सेशन तो नहीं मैं सोच पाऊंगा। और आज अगर ये मान के चलें कि मौजूदा जमाने में लास्ट अगर 20-25 ईयर्स के पॉलिटिक्स को देख लिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटिक्स, वहां पे लोगों को सिर्फ बचने के लिए छोड़ दिया गया है। क्योंकि जब भी लोग सोचना शुरू कर देंगे तो फिर सरकार के पावर में रहना मुश्किल है।
आप बंगाल को मान लें, 34 ईयर्स बंगाल में कम्युनिस्ट ने यहाँ पे राज किया, फिर ये रनिंग गवर्नमेंट 15 साल हो गया, शायद अगला कैसे, क्यों? क्योंकि इनको ये सरकार लोगों को चावल दे रहा है कि भाई खाने के लिए मैं चावल दे रहा हूँ, तो लोग अब इसमें खुश हैं कि मुझे मेरे चावल तो है। तो जब तक आप ये जगह को नहीं समझ पाएंगे, यूथ को, इसके लिए यूथ को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम इसमें सरकार ही जो है वो लोगों तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि मेरे पास वो चीज जब तक हम ये ना कर पाए तब तक मुश्किल है। हमें लोगों तक ये समझाना है कि सिर्फ एक वक्त एक रोटी हमारे लिए काफी नहीं है। वक्त रोटी मिल गया, लेकिन उसके बाद उसका सोच बदलना है। शौचालय जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, और गोसल नहाने की जगह जो है, मोहल्ले में ऐसे भी गांव में जगह है जहां पे लोग इतने गलत पानी से नहाते हैं, अनहाइजेनिक पानी इस्तेमाल करते हैं, ये सारे कुछ प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सैयद रूहुल जी कि जो ये फ्री का जो अनाज दिया जा रहा है, चावल दाल ये जो बांटा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों का पोटेंशियल है वो कम होता दिख रहा है कि थोड़ा बहुत खाने के लिए मिल जा रहा है तो लोग आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और इन सब चीजों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और आंकड़े की जब हम बात कर रहे हैं तो आंकड़े जो गरीबी के ज्यादा दिख रहे हैं, वो यही एक बड़ी वजह इसको माना जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, देखिए, क्योंकि आप ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसलिए मैं माइनॉरिटी से रिलेटेड आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आपने देखा होगा भारत देश में अगर माइनॉरिटीज में सिख भी आते हैं और जैन्स भी आते हैं, पारसीज भी आते हैं, मैं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करूं तो देखा गया है, आंकड़े भी दर्शाते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें गरीबी ज्यादा देखने को मिली है। जैन आगे बढ़ गए, सिख आगे बढ़ गए, लेकिन गरीबी और एजुकेशन के मामले में अभी भी ये पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं पीछे दिख रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती देखिए, ये जो पीछे है, अगर हम इसका बुनियादी जो प्रॉब्लम को अगर ढूंढना शुरू करें तो ये अंग्रेज के वक्त से शुरू हुआ। अंग्रेज आने से पहले यहाँ पे माइनॉरिटी पूरे देश को कंट्रोल कर रहे थे। 750 साल तक यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रूलिंग किया, और बाकायदा हर कम्युनिटी लोगों को लेकर रूलिंग किया। ऐसा नहीं कि कुछ बगावत कर दिए, कुछ दूसरे कम्युनिटी उस पर ऑफेंडेड हो गया। लेकिन अंग्रेज आने के बाद जो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े जो स्कॉलर या लीडर थे, उनको लगा कि अंग्रेज हमारा दुश्मन है, और फिर वो अंग्रेजी एजुकेशन को, अंग्रेजी जो पढ़ाई को वो थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया। 100 ईयर्स तक हमने देखा कि वो मुस्लिम समुदाय अंग्रेजी सीखना शुरू नहीं किए। इसी वक्त में और दूसरी कम्युनिटी के लोग अंग्रेज लोगों को अडॉप्ट कर लिया, अंग्रेजी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, अंग्रेज का सोच को अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पे मुसलमान पीछा होना शुरू हो गया मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। और ये जगह पे अंग्रेज ने डिवाइडेड एंड रूल को लागू किया। लेकिन अंग्रेज जब जा रहे थे तो यही पॉलिसी, भारत के जो पॉलिटिशियन है इनको ये पॉलिसी समझ में आ गया, और ये पॉलिसी आजादी के बाद से ही आप मान लें कि डिवाइडेड एंड रूल मुस्लिम समुदाय के अंदर शुरू कर दिया गया। मेजोरिटी जो लोग हैं इनके तरफ से, इनके ये इस पॉलिटिक्स। वरना आप समझ लें कि आज के दिन में भी अगर आंकड़े के, हमारे यहाँ बंगाल में एक मतुआ संप्रदाय है, मतुआ कम्युनिटी है, वो लेस देन 2% है, लेकिन उनके पास एक एमपी है, उनके पास एक एमएलए है। लेकिन वहीं पे बंगाल में अगर हम माइनॉरिटीज को अगर देख लिया जाए, सरकारी जो आंकड़ा है 22% भी अगर मान के चला जाए, तो उस आंकड़े के हिसाब से कोई सरकार या ये कम्युनिस्ट सरकार जो चला गया, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है, या यहाँ पे दूसरे ऑपोजिशन जो सरकार है, बीजेपी, भाजपा वाले या दूसरे जितने, किसी ने कभी इन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके कम्युनिटी से लोग उठाया नहीं, और खासतौर से उन लोगों को कभी वक्त मौका नहीं दिया गया जो ओरिजिनली इस कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं। वैसे बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं हम कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है माइनॉरिटीज का, कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, कोई ऐसा पोस्ट नहीं मिला जिनकी वजह से जो बात एक ग्रुप है वो दबता हुआ दिख रहा है। ऐसा कहा भी बहुत से लोग, स्पेशली माइनॉरिटी सेक्शन से हम जब बात करते हैं, जैसा आपने भी अभी कहा कि पॉलिटिकली कोई पोस्ट या पोजीशन नहीं दी जा रही है। अगर हम प्रेजेंट बात करें गवर्नमेंट की या पहले भी देखें, तो वो जैसे कि मेजोरिटी के लोग शामिल हैं, वैसे माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं पोजीशन दी जानी चाहिए, वो जो कि नहीं है। इसको भी क्या हम एक वजह मान सकते हैं? जी बिल्कुल। और इसमें मैं इंटरप्ट करके आपको बता दूं कि यहाँ पे और एक मुद्दा है, ये दलित लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। आप यकीन करें, ये जो माइनॉरिटीज के जो मसला है, यही दलित लोगों के साथ भी है। दलित समाज हमारे पूरे इंडिया को ही अगर देख लिया जाए, इंडिया में दलित भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है। तो आंकड़ा अगर देखा जाए, मुस्लिम और दलित के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे जो एनजीओज हैं, हमारे जो
हम जो जिस ग्राउंड में काम करते हैं वहां पे ये दो कम्युनिटी लगभग एक ही जगह पे खड़े थे और बिल्कुल इन लोगों को स्पेस नहीं दिया गया। अंबेडकर जी के बाद शायद वैसे कोई दलित लोगों को हमने स्पेस दिया जो बात करेंगे, उनको ही दिया गया, या तो माइनॉरिटी मुस्लिम समाज से या दलित समाज से उन लोगों को जगह दिया गया जो सिर्फ अपने पार्टी के होकर काम करेंगे और वो चेहरा है, वो चेहरा है कि भाई ये दलित लीडर है, ये मुस्लिम लीडर है, हालांकि उनके पास ऑथोरिटी कुछ नहीं रहता। तो बिल्कुल ये मेन वजह है, बहुत वजह नहीं है, मेन वजह है कि ये इस जगह पे है और सरकार कभी ऐसे एनजीओ को कभी स्पेस नहीं दिया, मौका नहीं दिया जो ओरिजिनली ग्राउंड पे काम करते हैं। हमारे एनजीओ मान 3 लाख मेंबर हैं। अब ये कहने के लिए मैं कह सकता हूं, मैं 10 लाख कह सकता हूं, 20 लाख, लेकिन रजिस्टर्ड जो मेंबर हमारे लोग हैं वो पूरे वेस्ट बंगाल में शायद कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर इतने ज्यादा लोग लेकर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नहीं है बंगाल। या तो मैं अगर उड़ीसा में भी चला जाऊं, झारखंड में भी इतने बड़े, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 60,000 हिंदू, दलित और ब्राह्मण लोग जो हमारे इस एनजीओ से जुड़ते हैं। तो हम सिर्फ मुस्लिम के लिए बात नहीं कर पाएंगे, हमारी जो काम करने का तरीका है वो पिछड़े हुए वर्ग के लिए हम काम करते हैं। बिल्कुल। और ये भी जानकारी आपके जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन है उसमें ये भी एक जानकारी मुझे मिली है कि जो 50-60,000 आपने बताया हिंदू रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कुछ को पोस्ट भी मिली है जो कि हेड्स हैं। तो मैं एक चीज बाईलॉज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जो संविधान है, बाईलॉज में वो मैंडेटरी किया हुआ है कि प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के अंदर इधर प्रेसिडेंट मुस्लिम होगा तो सेक्रेटरी नॉन मुस्लिम हिंदू होंगे, और ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑल्टरनेटिवली 2 कम्युनिटी से आना मैंडेटरी है। बिल्कुल। बस तो कहने के देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए अब ऐसी हलचल मचती रहती है और सुनने में आता रहता है, तो ये कहा जा रहा है और माइनॉरिटी एसोसिएशन या माइनॉरिटीज के जरिए ये सुना जा रहा है कि कहीं ना कहीं दबे और सहमे हुए हैं, मतलब पोजीशन नहीं है तो बात नहीं सुनी जा रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को पीछा ऑलरेडी महसूस करने लगे हैं और आगे बढ़ने की जो चाह होती है आगे बढ़ने की कि हमको गरीबी से मुक्त होना है या एजुकेशन में अच्छा क्वालिफिकेशन लाना है, तो उस थॉट प्रोसेस ही वो पूरा चेंज हो चुका है। मैडम बात ये नहीं है जो आप कह रही हैं कि लगता नहीं है, ये हकीकत है। एक है कि जो ग्राउंड में काम करते हैं उनको पता है कि वो जो काम करने वाले हैं वो देख रहे हैं कि सहमे हुए क्यों ना हो। मैं इसको किसी एक कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन ऐसे मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूं तो कहीं ना कहीं, और सवाल मुझे माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर ही किया जाता है, तो फिर वो जगह जवाब दिया जाता है कि हकीकत में यही है कि हमें दबाया जा रहा है। मैंने शुरू में बोला जुडिशियल सिस्टम, ऐसे लोग जो ओपनली लिंचिंग करते हैं, फिर उनको किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनको वेलकम करते हैं और वो जुडिशियल सिस्टम उनको बेकसूर खलास कर देता है। लेकिन जो चीज है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, फिर इसको नेगेटिवली थ्रेट मत समझे, ये इंडिया के लिए बहुत खतरा है। मैंने एक जगह बोला कि आप इनडायरेक्टली थ्रेट दे रहे हैं, नहीं थ्रेट नहीं है, वही ना एक्शन का रिएक्शन होगा। ये हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी के लिए खतरा है कि एक कम्युनिटी, ये एक संप्रदाय के कुछ लोगों को हम दबाना शुरू कर दें, फिर वो एक वक्त रिटर्न करेंगे, और ये हमारे लिए सही नहीं है। हमारे मीन्स इंडियन के लिए, भारतीय लोगों के लिए ये गलत है। यूथ के आंख में कभी कभी देखता हूँ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप तो इंडियन है ही नहीं। ये कश्मीर में सुना जाता था, लेकिन आज हमारे कुछ लोगों के अंदर से ये आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसको अगर नहीं समझा जाए फिर वो गलत रास्ते चुन लेंगे। हालांकि मैं कभी ऐसा नहीं मानता कि इंडिया के लोग में, भारतीय में, हिंदू मुस्लिम सिख जैन के अंदर ये कहीं ऐसा है कि कोई एक कम्युनिटी को हम पीछे छोड़ दें। हाँ, ज्यादातर लोग, मोर देन 60% लोग हम एक साथ हैं। हाँ, 30% कुछ लोग कुछ ख्याल के हैं जो जिन्होंने ऐसे कुछ डिसीजन लिया कि मुस्लिम को यहाँ से निकाल दो, पाकिस्तान भेजो। ये गलत है, लेकिन ये मुश्किल है हमारे इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पर एक बात बिल्कुल निकल के सामने है कि कहीं ना कहीं सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम ये गरीबी और भुखमरी और शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, अगर सभी समुदाय और माइनॉरिटीज मेजोरिटी सब एक साथ आके काम करेंगे तभी हम इस चीज से मुक्ति पा सकेंगे। गरीबी शब्द से हमको मुक्ति मिल पाएगी ओवरऑल अगर हम बात करें तो। यहाँ पर एक चीज, क्योंकि आप
बहुत से काम कर भी रहे हैं, और 50 से 60 हजार हिंदू आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का काफी नाम भी है। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही हूँ कि 2030 के भारत में अभी आज से आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन चल रहा है बहुत सारे, आज से नहीं है, हम 2015 से काम कर रहे हैं। हमारा 2010 से हमने स्टेबलिश हुआ, लेकिन 2015 से हमने अपने गोल बना दिया, और उसमें 3 चीजों में हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। आप एक एजुकेशन के ऊपर, और वो उसमें हम अभी काफी ज्यादा बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं। नंबर 2, जो हमारे लोगों को पॉलिटिकली, उनको हम ये समझा रहे हैं कि पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। पॉलिटिक्स ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अपने आवाज, भारतीय होने का दावा और भारतीय होने का सबूत आपको पॉलिटिक्स से ही देना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता शायद है या नहीं, मुझे पता नहीं, हम लास्ट पंचायत इलेक्शन में हमारे लोग, हमने अपने लोगों को कुछ उसमें इलेक्शन में ये जानकारी है, जीते, उसमें पावर में भी आए। तो ये इस तरह से कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, हेल्थ के ऊपर भी कुछ काम हो रहा है। एक मेटर्निटी हॉस्पिटल बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा जगह क्या हो गया। एज यू नो, फाइनेंस बहुत बड़ा एक इशू है, तो ये सारे मुद्दा है। हम फंडिंग, क्योंकि आपका एनजीओ है, तो फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है? नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है, और ऐसे भी कुछ लोग, जितने अपने लोग हैं उससे ही चल रहा है। उतने बहुत ज्यादा तो काम हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिया हुआ है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें कुछ अच्छे लोगों को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये बहुत जरूरी है वाटर हार्वेस्टिंग भारतीय लोगों के लिए, बंगाल, गुजरात, इस तरह के कुछ स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। और हमने इसमें ऑलरेडी काम, बहुत अच्छे तरीके से हमारा काम हो रहा है, लेकिन वो अब तो नहीं कर पा रहे हैं। सर, एजुकेशन की आपने बात की कि एजुकेशन की फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं, तो मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी और आपसे यही जानना चाहूंगी कि एजुकेशन की फील्ड में आप लोगों ने अभी तक क्या क्या काम किया और किस तरह से और आगे एजुकेशन की फील्ड में आप लोग काम। देखिए, हमारा जो मानना है, तो वो अगर वेस्ट बंगाल को एक मुद्दा बना लिया जाए, हालांकि हर स्टेट में है, मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा नहीं कि मैं वेस्ट बंगाल के अगेंस्ट में बता रहा हूँ। मेरे काम करने के ज्यादातर जगह वेस्ट बंगाल है, इसलिए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में भी वही है। बिल्कुल। आज मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के पास जो ये है, नौकरी नहीं है। वजह यही है कि कहीं ना कहीं नौकरी में ये प्रूव करने की चीज नहीं है, लेकिन ये हकीकत, ये सच्चाई है, और ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आज भारत में कोई बड़े कॉर्पोरेट में अगर आप चले जाएं, तो वहां आपको मुस्लिम लोग ज्यादातर नहीं लगेगा। वही एक तो रिप्रेजेंट करने वाला सवाल जो आता है, आपके यहाँ है ना, लेकिन ऐसे कोई मेजर डेस्क में आपको ऐसे मुस्लिम नहीं रहेगा। अगर वो रहता है तो वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है कंपेयरली जितने और दूसरे जितने स्टाफ हैं। उस स्टाफ में को जो एबिलिटी रहना चाहिए, अगर मुस्लिम के अंदर ऐसा एबिलिटी रहता है, तो वो उस जगह पहुंच नहीं पाते। ये सच्चाई है, और इसमें डिबेट की जरूरत नहीं है। आपको माने या ना माने, मुझे प्रॉब्लम, मैं एज ए डॉक्टर अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप मुझे ये सोच सकते हैं, डॉक्टर का अगर डॉक्टर आपको बता देता है कि आपको कैंसर है, तो वो सामने वाला समझता है कि डॉक्टर दुश्मन है, वो बात अलग है। मैंने जो प्रॉब्लम है वो मैं बता रहा हूँ, और इसमें कुछ लोग इसको ये ऐसे इशू बना सकते हैं कि ये देखो, ये हिंदू मुस्लिम करता है। हिंदू मुस्लिम का नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो इसलिए हमने अपने लड़के लोगों को उस एजुकेशन के साथ जो बिजनेस में काम आए, अकाउंटेंट के ऊपर काम आए, इसमें कुछ जगह पे हम लोग ने लोगों को करना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोग आना बहुत ज्यादा मुश्किल है आज के दिन पे। ये हकीकत है। जब तक ना हमारे लोग पॉलिटिकली एक जगह में पहुंचते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आना उन लोगों के लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो सेकेंडरी हमारे मदरसे में, हम मदरसे के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लड़के ऐसा है कि कहीं ना कहीं मदरसा एजुकेशन को गलत तरह से एक मेजर कम्युनिटी ने रिप्रेजेंट किया, और माइनॉरिटी के कुछ लीडर स्कॉलर जो मुस्लिम है, वो सही ढंग से मदरसा एजुकेशन को मेजर तक पहुंचा नहीं पाए। कहीं ना कहीं उनके कहने और करने में कुछ गैप रह गया, ताकि मदरसे के बारे में लोगों का गलतफहमी हुआ। मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरे अपने कंपाउंड में मैंने एक मदरसा बनाया, वो मदरसा के नाम पिताजी के नाम से है, सैयद खालिद अली मॉडल मदरसा। अब आप इस मदरसा को देखेंगे तो क्या मदरसा है, लेकिन ये मदरसा को सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल। यानी मदरसे को लेकर आप कहना चाह रहे हैं कि दिमाग लोगों का बदल दिया गया है, कुछ और ही सोच लेते हैं लोग मदरसे का नाम सुनते हैं तो।
और ये दो जगह से है। मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मदरसे वाले जो हम जैसे लोग हमें सही ढंग से मैंने पहुंचा नहीं पाया। जैसे 15 अगस्त में मदरसा में कभी तिरंगा फहराया नहीं जाता है, ये एक प्रोपेगेंडा है। हमने कभी इसको, अगर हम इसको सही ढंग से भी, मैंने 20 साल से मदरसा से जुड़ा हुआ हूं, मैं 20 साल से तिरंगा फहराया जा रहा है, लेकिन कभी हमने इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया। सोशल प्लेटफॉर्म में इसको थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए, हमने नहीं किया, तो लोगों तक ये प्रोपेगेंडा बहुत आसानी से पहुंच गया। हमारे छुट्टी के जो है 15 अगस्त, 26 जनवरी, जितने सारे नेशनल हॉलीडेज हमारे मदरसा में है, लेकिन हमने इसको पहुंचा नहीं पाया लोग तक। तो लोगों ने बहुत आसानी से कह दिया कि यहाँ पे संतरासवादी। हमारे एक सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य हमारे थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने एक स्पीच में बता दिया कि मदरसा में टेररिस्ट बनाए जाते हैं। जी, कहीं ना कहीं हमारे गैप है। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल। सर, एक चीज जानना चाहती हूँ कि आप ये जो एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये कितने समय से कर रहे हैं? 20 साल। 20 सालों से कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि आप एजुकेशन के सेक्टर में इसलिए काम कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक लोग पहुंच पाए आपके कम्युनिटी से। तो कुछ एक दो ऐसे उदाहरण आप बताएंगे जिन्होंने आपके सहयोग से उस लेवल पर पहुंचे हो? नहीं पहुंचे। सर, मैंने बताया ना, नहीं, और नहीं पहुंच पाएंगे। अगला 20 साल भी काम कर लूं ना तो नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे एक जज, कलकत्ता के हाईकोर्ट के जज ने कल रिटायरमेंट था, और उन्होंने रिटायरमेंट से पहले स्टेटमेंट दिया, मैं आरएसएस का आदमी हूं, आरएसएस में ज्वाइन करूंगा। तो आपको लगता है कि जो जज 20 सालों से एक जगह पे एक कुर्सी में बैठा हुआ है और रिटायरमेंट के दिन वो कह रहा है कि मैं आरएसएस का आदमी हूं, जो आरएसएस ये कहता है कि मुस्लिम को हटाओ, आइडियोलॉजिकली जो कभी मुस्लिम को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, आपको लगता है वो अपने लोगों को ऐसे जगह पहुंचा दिया जहां पे नाम से ही उनको जज मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा? तो नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कि सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं जो 2030 का लक्ष्य है, अगर हम शिक्षा की बात करें, गरीबी की बात करें, और जो हम भुखमरी की बात कर रहे हैं, तो इन सभी मुद्दों को अगर हासिल करना है, ये लक्ष्य गरीबी से छुटकारा पाना है, तो सभी को एक साथ आना पड़ेगा। कुल मिलाकर यही एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है सैयद रूहुल अमीन जी से बात करने के बाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही अच्छी बातें आपने कही, बहुत ही सॉलिड बातें, पॉइंट टू पॉइंट बातें आपने बताई हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि 2030 के भारत में आपका कंट्रीब्यूशन रहे। हालांकि आप 20 सालों से कर रहे हैं, लेकिन लगातार आप इसके प्रति लगे रहें, और इसमें जरूर प्रयास रहेगा कि 2030 तक हम अगर शून्य गरीबी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोशिश तो शून्य गरीबी की ही रहेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लगातार हम इस पे प्रयास करते रहें और गरीबी जैसे शब्द को ही हम भारत देश से बाहर निकाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद रूहुल अमीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। थैंक यू।